हेलो मैजिकल माइंड्स, आई होप आपको एथिक्स का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। काइंडली हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कुछ डाउट्स है तो वो आप कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर फुल लेक्चर्स के लिए आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। ओके, चलिए। तो आज हम वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की बात कर रहे हैं। डियर, आपको मालूम है जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। प्रोफेशनल अकाउंटेंट बहुत मतलब कि हर एक सेक्टर, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी प्रोफेशनल, इवन आपका जो ICMAI का इंस्टीट्यूट है, हमारा ICI ICSI का जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि हर एक बिजनेस में भाई आपको अकाउंट्स तो मेंटेन करने ही करने हैं, क्योंकि आपको प्रॉफिट क्या हुआ, क्या कॉस्ट है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के वर्क होते हैं, अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस के लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे उनको अकाउंटिंग की नॉलेज है, वैसे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे आप कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो है एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी कहीं जाके अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोफेशनल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अगर अकाउंट्स की बात करें तो हम किस क्वालिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है राइट सोर्स से जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी क्वालिटी जो है हाई होनी चाहिए, और क्वालिटी कितनी हाई होगी ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास नॉलेज कितनी है और हम किन एथिक्स से जो है काम कर रहे हैं। अगर हम अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो इन्वेस्टर के पास जाती है वो एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे अकाउंटिंग में आपको पता है कॉस्ट अकाउंटिंग का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है, और अकाउंटिंग के अलावा अगर हम बात करें तो टैक्सेशन और ऑडिटिंग भी हम प्रोफेशनल्स का एक बहुत बड़ा जो है काम होता है, जिसमें टैक्सेशन की हम बात करते हैं, ऑडिटिंग यानी कि वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो बिजनेस वर्ल्ड में ये जो फील्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि अगर ये फील्ड नहीं हो तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं पता लग पाएगी, कॉर्पोरेट वर्क न ये जान ही नहीं पाएगा वर्क करके कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, उसको आगे क्या करना चाहिए, चीज़ें कैसे कंट्रोल करनी चाहिए, कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अकाउंटेंट्स के ऊपर है ये बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी में कितनी ज़्यादा वैल्यू है, और इसी से सोसाइटी के लोगों का हमारे प्रति जो हमें प्रोफेशनल्स को देखा जाता है, पॉजिटिव परसेप्शन जो है वो डेवलप होता है। अब पॉजिटिव परसेप्शन तो तभी डेवलप होगा जब हम एथिकल प्रैक्टिस करेंगे। आपने देखा होगा कोई भी स्कैम होता है, अक्सर आपने देखा होगा, हाँ, जो प्रोफेशनल होता है उसके ऊपर अंगुली जो है उठ जाती है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव परसेप्शन अगर हमें बनाना है तो हमें वैल्यूज़ जो है उसको फॉलो करना होगा। तो किसी भी बिजनेस में कोई भी प्रोफेशनल जो अकाउंटेंट है वो बहुत आप कह लीजिए इनवैल्यूएबल एसेट होती है उस बिज़नेस के लिए। तो यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल्स जो है लगाए गए हैं वो अपनी नॉलेज कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें आपको पता है कॉस्ट मैनेजमेंट जनरली अगर देखें तो लोगों को लगता है कि कॉस्ट को कंट्रोल या कॉस्ट की प्लानिंग के लिए होता है, लेकिन ये कहीं उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन काम होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग। हमेशा याद रखिएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे आपका बजटरी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल
कॉस्टिंग है, जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, डिसीजन मेकिंग का चैप्टर आएगा, सारे जो टॉपिक्स हैं आपको हेल्प करते हैं कि आप कैसे डिसीजन मेकिंग करोगे, कौन सा प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे मैनेजर्स के डिसीजंस होते हैं कि जो आपको डिसाइड करने होंगे कि बाय प्रोडक्ट को हम फर्दर प्रोसेस करें कि ना करें। बहुत सारे डिसीजंस हैं जो टाइम पे कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे लेने होते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंट का काम केवल ये नहीं है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना और केवल प्लानिंग करना है, डिसीजन मेकिंग जो है काम है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अब मटेरियल पे प्रोसेस हो रहा है, प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी और डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, जो विदाउट कॉस्ट अकाउंटेंट के पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग सिस्टम से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो कॉस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करती है, राइट। तो यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है रिपोर्ट जनरेट करता है। अकाउंटिंग सिस्टम को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, क्योंकि हम फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स दोनों को देखने के बाद डिसीजन मेकिंग लेते हैं। तो केवल कॉस्ट रिडक्शन ही इसका पार्ट नहीं होता है, ये उससे कहीं ज़्यादा ब्रॉडर सेंस की बात करता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कौन कौन से टाइप की डिसीजन मेकिंग जो है इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे कि मशीन ए को लगाया जाए, मशीन बी को लगाया जाए, प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट्स बनाई जाए, प्रोडक्ट बी के कितनी यूनिट्स बनाई जाए, किस गोडाउन से, किस वेयर हाउस से, किस आउटलेट को कितनी यूनिट्स भिजवाई जाए, बहुत सारी चीज़। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में आप एक ऑपरेशन रिसर्च का भी पेपर पढ़ोगे, जो कि मेरा तो बहुत ही खैर फेवरेट पेपर रहा है, मेरे को न्यूमेरिकल में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो ऑपरेशन रिसर्च वाला पोर्शन पढ़ोगे जिसमें डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट डिसीजन मेकिंग को कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स होती हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसको आप बड़े इजीली सॉल्व कर लेते हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। स्कोर कीपिंग क्या होता है? स्कोर कीपिंग जो है रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं कंपैरिजन के लिए बनाएंगे। देखेंगे कि स्कोर एक बैलेंस स्कोर शीट होती है, ठीक है, उसमें जो है स्कोर लिखे जाते हैं। ये देखा जाता है असेसमेंट के लिए कि क्या एक्सपेक्टेड था और एक्चुअल में क्या हो रहा है, या और कंपनीज की परफॉर्मेंस क्या है, अदर डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस क्या है, हमारी परफॉर्मेंस क्या है, किस हिस्से में कंट्रोल करना है और कौन सा हिस्सा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो किस हिस्से पे हमें कंट्रोल करना है और वो अपॉर्चुनिटी बन सकता है, तो वहाँ पे हमें अटेंशन जो है देना होगा। तो ये जो चीज़ है ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। डियर, बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स आप कर रहे हो, मैंने तो OR भी पढ़ा हुआ है, और कॉस्ट एंड फाइनेंस की मैं बात करूँ तो मेरा फेवरेट पेपर रहा है। तो आप देखेंगे कि किस किस ढंग से आप जब भी पढ़िएगा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़िएगा डियर, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये सारे जो काम हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट के होते हैं। अब यहाँ पे एक वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट आया, थोड़ा मैंने यहाँ डिटेल में डाल दिया आपको समझाने के लिए। हमेशा याद रखिएगा जो वैल्यू चेन का मॉडल था ये पोर्टर भाई साहब ने दिया था, बहुत फेमस है इनकी थ्योरी। तो आपको पता होगा हर एक मैन्युफैक्चरिंग में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है। इनपुट आपको पता है रॉ मटेरियल इनपुट हो रहा है, उसमें प्रोसेस करने के लिए आपको ह्यूमन चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए। जैसा कि आपने बचपन में BST में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है, इनपुट पे प्रोसेस होता है, प्रोसेस होकर जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो बाहर निकलते हैं। तो पोर्टर ने इसमें वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट दिया। अब सबसे पहले आप वैल्यू का मतलब समझिए। वैल्यू एडिशन क्या होता है डियर? जब हम एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी
यूटिलिटी बढ़ा देते हैं। अब यूटिलिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल खेतों से गेहूं आया, अब आप सोचो आपको डायरेक्ट बस गेहूं मिल जाए, तो गेहूं को आपको साफ करना पड़ेगा, साफ करने के बाद उसे धुलते हैं, फिर उसको आटे चक्की पे भेजेंगे, फिर पिसवाएंगे, तो आपको मेहनत पड़ेगी। तो आशीर्वाद आटे वालों ने क्या किया? वैल्यू एडिशन कर दिया। वो गेहूं लेकर साफ करवा कर उसको धुलवा कर उसका आटा वाटा पिसवा के उसको अच्छे से पैकेट में पैक करके आपको पैकेट के फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहे, दैट इज वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन क्या होता है? वैल्यू एडिशन बहुत सारी चीज़ों से होता है, कभी कभी प्लेस से भी वैल्यू एडिशन होता है। कोई चीज़ है वो यहाँ नहीं मिल रही है, आपने और कहीं से लेकर उसको अवेलेबल करवा दिया, राइट, काफ़ी दूर प्लेस पे मिल रही है, आपने वहाँ से बल्क में खरीद कर जहाँ नहीं अवेलेबल है वहाँ करवा दिया, तो ये भी आपका क्या है? वैल्यू एडिशन है। तो वैल्यू एडिशन को आप क्या बोलते हैं? वैल्यूज आपको यहाँ पे समझ में आ गया, वैल्यूज का मतलब समझ में आ गया। अब वैल्यू चेन क्या है? प्रोसेस है। चेन क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस आपको पता है कि आप रॉ मटेरियल पे, आप गेहूं पे कुछ प्रोसेस करोगे तभी तो वो आटे में कन्वर्ट होगा, राइट। तो वो जो प्रोसेसेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पहला प्रोसेस होगा, दूसरा प्रोसेस होगा, वो चीज़ आपकी है एनालिसिस। यहाँ पे खैर वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। वैल्यू चेन मॉडल दिया था, यानी कि हम उसको एसेस करते हैं कि कैसे वो हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझ रहे हो? कॉम्पिटिटर्स के पास जो चीज़ नहीं है वो चीज़ हमारे पास है, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। तो इसके लिए पोर्टर भाई साहब ने वैल्यू चेन मॉडल दिया, और इसमें दो टाइप की एक्टिविटीज़ की इन्होंने बात की। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें ये वाली एक्टिविटी होगी, और सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ को जो है आप कह लीजिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमारी क्या हो गई? वही जो मैंने बताया, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की जो मैंने बात की, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। अब इनपुट में अब एक बात बताओ, इनपुट यानी रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल सप्लायर से आएगा, सप्लायर के पास वेयर हाउस है, कौन से वेयर हाउस से हमारी कौन सी फैक्ट्री में जाएगा, ये चीज़ आपकी किस में आ गई? इनबाउंड लॉजिस्टिक में, राइट। प्रोसेस की बात करें, यानी कि उस रॉ मटेरियल में जो प्रोसेस होगा, मशीन चलेगी और उस रॉ मटेरियल का जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसके लिए उस रॉ मटेरियल पे कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। वो प्रोसेस की बात किस में आ गई? ऑपरेशंस में आ गई। आउटबाउंड लॉजिस्टिक, अब आपने फिनिश गुड्स बना लिया, फिनिश प्रोडक्ट बना लिया, राइट। अब उस फिनिश प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना है, यानी कि आपकी सप्लाई चेन क्या है, आप किस डिस्ट्रीब्यूटर को दोगे, वो रिटेलर तक कैसे पहुंचेगा, अल्टीमेट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, ये आपका क्या हो गया? आउटबाउंड लॉजिस्टिक हो गया। अब एक बात बताओ कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो कस्टमर को सपना तो आया नहीं है कि आपने इस टाइप का प्रोडक्ट बताया है, आपको उसको बताना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताना पड़ेगा। वहाँ पे मार्केटिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, पढ़ा था आपने, भूली बिसरी यादों पे चले जाइए, 4 P's आपने पढ़े थे, ठीक है। तो मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करेंगे, मार्केटिंग एंड सेल्स के बाद हम किसकी बात करेंगे? आफ्टर सेल्स सर्विस। तो ये सारे जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, सारी जो आपके स्क्रीन पर आपको 1 2 3 4 5 एक्टिविटीज़ दिख रही है, इसमें हमें अच्छे से कंट्रोल करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, आफ्टर से सर्विस पे भी काम करना है ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहना चाहिए, और अगर हमने पांचों प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर जो है सेटिस्फाइड रहेगा। और इन पांचों प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास हमारी बिल्डिंग होती है, फैक्ट्री बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो जो काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम कहाँ से कौन सा सामान रॉ मटेरियल ला रहे हैं, तो ये सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो है होती है, और इस तरीके से हमारी कंपनी जो है प्रॉफिट कमाती है, मार्जिन कमाती है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ लुक दे दिया वैल्यू चेन का। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आपके एथिक्स में वैल्यू चेन की बात कही क्या गई है। तो वैल्यू चेन का मतलब ये हुआ कि आपने पूरा अपना जो बिजनेस था उसमें सीक्वेंस एक्टिविटीज़ एकदम से विजुलाइज कर ली, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो आपने विजुलाइज कर ली कि पहले रॉ मटेरियल लाएंगे, उस पर प्रोसेस होगा, उससे गुड्स बनेगा, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ेगी, ये सब पूरा आपने क्या है एक तरीके से विजुलाइज कर लिया होगा। अब एक बात बताओ, इतना काम करने के लिए हमारे पास अकाउंटेंट होने चाहिए जो कि डिसीजन मेकिंग करें,
कितने वैल्यू का एडिशन हुआ, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या है, कौन से सप्लायर से सामान हमें सस्ता पड़ेगा, अगर सप्लायर से सस्ता पड़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या रहेगी। तो वेरियस टाइप की वहाँ पे क्या आ जाती है, डिसीजन मेकिंग आ जाती है। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, जो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है उसको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस यानी मार्केटिंग, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा है, इस पे ध्यान देना है। तो मैक्सिमम जो आपको ऑब्वियस बात अपने सफिशिएंट रिसोर्सेज मार्केटिंग में लगाने पड़ेंगे और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो आपकी कंपनी की गुडविल मार्केट में बन जाएगी, गुडविल और रेपुटेशन बन गया तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है बहुत अच्छे से जनरेट होगी। तो हर तरीके से आपको कस्टमर पे फोकस करना है कि कस्टमर को वैल्यू एडिशन प्रॉपर तरीके से मिले और आपका ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाए। की सक्सेस फैक्टर अब फाइनेंशियल फैक्टर्स ही नहीं होते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इकोनॉमिक वायबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन की है उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और किस टाइम पे कंज्यूमर को वो मिला। कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर्स हैं, राइट। कि राइट टाइम पे कंज्यूमर के पास अच्छी क्वालिटी का सामान रीजनेबल प्राइस पे जो है पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है ये भी मैनेजर्स को ध्यान रखना पड़ता है। अब एक बार चलिए आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, सब कुछ सही है, तो क्या आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं करोगे? आपको फिर भी अपना पिछला अच्छा वाला रिकॉर्ड और अच्छा करके तोड़ना है, लगातार आपको उस फील्ड में काम करना है। इसके लिए एक जापानीज वर्ड आता है काइजन। काइजन एक जापानीज वर्ड है। क्वालिटी, ये आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में टर्म यूज होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी जो है ये आपका जापानीज ही लाए थे कॉन्सेप्ट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में यही रहता है कि हमें अपना क्वालिटी का रिकॉर्ड, पिछला अच्छा रिकॉर्ड भी और अच्छा करके हमें जो है ब्रेक करना है। तो हम लगातार कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते रहेंगे, कुछ इनोवेशन, कुछ नया लाते रहेंगे, ताकि जो है हम प्रोडक्ट को और अच्छे से अच्छा बना पाएँ और हमारा कस्टमर अल्टीमेटली जो है सेटिस्फाइड रहे। और इसके लिए हमें वैल्यू चेन और सप्लाई चेन, सप्लाई चेन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, सप्लायर से हमने जो सामान लिया, प्रोसेस किया, उसके बाद अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाया। यानी कि आप कह लीजिए कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाया, या डायरेक्ट आपने ऑनलाइन जो है उसको सेल किया, जैसे भी कर रहे हैं वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप कैसे राइट टाइम पे एक अच्छा कॉस्ट, एक अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट रीजनेबल कॉस्ट पे कस्टमर को जो पहुंचा सके। और इसमें हमारे माइकल पोर्टर ने बहुत सारी थ्योरीज, खैर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अभी आपके कोर्स में नहीं है, अदरवाइज उसमें जो है माइकल पोर्टर की बात कही गई, नहीं कोर्स में है आपके, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, आपके कोर्स में नहीं है। तो पोर्टर का मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ये सारी बातें जो है ध्यान देनी होगी और उसके बाद स्ट्रैटेजिक प्लानर की तरीके से काम करना होगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग डियर, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.